नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे शादी में ब्रेकअप, एलिमनी से मेकअप। हमारे देश में तलाक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या आम और क्या खास, सबके बीच ये मामले तेजी से बढ़े हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल तलाक होते हैं तो खबर बनते हैं। इस वक्त देश में जो तलाक चर्चा में है वो है क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री का तलाक। लेकिन उनके तलाक से भी ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है एलिमनी, यानी 4 करोड़ 75 लाख की वो रकम जो चहल ने धनश्री को दी है तलाक के बदले। मामला सोशल मीडिया पर भी काफी गर्म है और आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक धड़ा धनश्री को गोल्ड डिगर तक बोल गया है तो दूसरा धड़ा धनश्री के साथ खड़ा नजर आ रहा है। एक धड़े का तर्क है कि धनश्री जब खुद को एक आत्मनिर्भर और सेल्फ मेड महिला बताती हैं और उनके पास उनके अपने आय के उपाय हैं, स्रोत हैं, वो कोरियोग्राफर है, तो फिर करोड़ों लेने का क्या मतलब है। तो दूसरी तरफ ये कहने वाले लोग भी हैं कि ये दोनों की आपसी सहमति से हुआ है और जब चहल देने के लिए तैयार हैं तो इस पर इतना हल्ला क्यों करना है। हालांकि तलाक वाले दिन भी याद कीजिए वो तस्वीरें जब वहां पर चहल साहब एक टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे, उस पर लिखा हुआ था बी योर ओन शुगर डैडी। तो खुद उन्होंने इस बहस को हवा दी कि क्या धनश्री ने उनसे पैसों की वसूली की है। बी योर ओन शुगर डैडी का मतलब है कि अपना खर्चा खुद उठाओ। तो क्या चहल से पैसा वसूला गया और अगर हाँ तो फिर उन्होंने दिया क्यों। एक और मामला पिछले वक्त में सुर्खियों में रहा, यह था बंगलुरु के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष का, जिनके ऑनलाइन सुसाइड नोट ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वहां भी एलिमनी एक बड़ा मसला थी। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में एलिमनी के लिए अपनी पत्नी, ससुराल वालों, यहां तक कि फैमिली कोर्ट की महिला जज तक गंभीर आरोप लगा दिए थे। दोनों ही मामलों में पूरा सच क्या है इस पर हम दावे से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे ही मामलों से अब कुछ सवाल सुर्खियां बन गए हैं। क्या एलिमनी के कानून को अब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या टूटती शादियों के बीच एलिमनी अब एक हथियार बन गई है जिसका नुकीला सिरा पुरुषों की तरफ ही रहता है? क्या इस कानून में बदलाव की जरूरत अब है? और क्या वक्त आ गया है कि भारत में प्रीनप्शियल एग्रीमेंट या प्रीनिप जिसे कहते हैं उसकी शुरुआत होनी चाहिए? तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम इस शो के दौरान ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि ये कानूनी मसला भी है कि बड़ा कानूनी मसला है, तो देश की सर्वोच्च अदालत ने वक्त वक्त पर कुछ बातें कही हैं। आइए पहले एक नज़र उस पर डाल लेते हैं ताकि चर्चा को थोड़ा और सारगर्भित तरीके से हम देख पाएंगे। तो क्या कहती है देश की सर्वोच्च अदालत, और ये बातें ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। देखिए, घरेलू प्रताड़ना की धारा पत्नी के लिए हथियार बन गई। चेतावनी थी सुप्रीम कोर्ट की 2024 में, जो जिस मैं मामले की बात कर रहा था अभी, सुभाष वाले, बंगलुरु वाले, उसके बाद ये कुछ टिप्पणियां आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 498A में फंसाने की प्रवृत्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498A दुरुपयोग पर चेतावनी उन्होंने दी कि इसका दुरुपयोग ना हो। ये धारा किसी को रक्षा करने के लिए बनाई गई है, ना कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए। सेक्शन 498 को क्रूरता के मामले में जोड़ा गया कि उसमें क्रूरता ना हो जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाल में 498 के बेजा इस्तेमाल के कई केसेस आए। मतलब कोर्ट भी, सर्वोच्च अदालत भी ये बात मान रही है कि उन्हें लगता है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पति और उसके परिवार के खिलाफ एक तरह से ये धाराएं, ये कानून हथियार बन गए, उनका दुरुपयोग हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। पति और उसके परिवार के खिलाफ, जैसा उन्होंने कहा, कि ये हथियार बनते हुए नजर आए। पत्नी को केवल उसी गुजारे भत्ते का हक है जो उसके लिए जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि जिसकी वह अपने वैवाहिक जीवन में आदी थी। मतलब जब उसका विवाह हुआ था उस दौरान उसका जो लाइफस्टाइल था, उसी गुजारे भत्ते की वो बात कह रहे हैं। अगर पति तलाक के बाद अपनी संपत्ति बढ़ा लेता है तो फिर वहाँ पर जो बढ़ी हुई संपत्ति है उस पर महिला का अधिकार नहीं है, या उसका आर्थिक स्तर ऊंचा होता है तो पत्नी को ये अधिकार नहीं है कि वह समान दर्जा पाने के लिए परमानेंट एलिमनी के नाम पर बड़ी डिमांड करे। तो ऐसी कई बातें हैं
जो कि सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा में लाई, उन्होंने अपनी बातों में उसे रखा और अब इन बातों को हम अपने साथ इस चर्चा में भी शामिल करेंगे। चलिए तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता आभा सिंह, सोशल एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी, सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन रिले और सेल्फ डेवलपमेंट कोच मानवी नारंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपिका, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जितना मुझे याद आता है हमने पहले भी एक बार कुछ इसी मिलते जुलते मुद्दे पर आपसे बातचीत की है। बहरहाल, क्योंकि मामला एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी और उसकी हाई प्रोफाइल तलाक का है और उससे जुड़ी एलिमनी का है, चहल और धनश्री। जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों कोई भी ऐसी चर्चा होती है, गर्म हो जाती है और आपके हमारे बीच चर्चा में आती है, समाज में आती है। दोनों पक्ष उसमें है। एक पक्ष जो कह रहा है कि ये गोल्ड डिगर, वसूली की, बहुत सारे अभद्र बातें भी लिखी, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। दूसरी तरफ एक पक्ष है जो ये भी कह रहा है कि नहीं, वो उनका हक था, दोनों की सहमति से हुआ। फिर चहल साहब ने बिना बोले एक टिप्पणी कर दी, वो टी शर्ट पहन के। हम नहीं जानते कि पूरा मामले का सच क्या है, लेकिन हाँ, देख के ये जरूर लगता है सामने से, अब ये हम पूरे बहस में 1 घंटे में लेकर आएंगे, कि जब धनश्री खुद को एक सेल्फ मेड महिला बताती हैं, खुद को आत्मनिर्भर महिला बताती हैं और वो कमाती भी हैं। उनका तो एक नया गाना भी रिलीज हो गया है, एक एल्बम भी आ गया है जो इस समय छाया हुआ है, मतलब बहुत पोस्ट उसके दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर। तो क्या ऐसे में इतनी बड़ी रकम, 5 करोड़ के लगभग आसपास की रकम, जो कि बड़ी रकम, और एक छोटी शादी, वो 4 साल भी पूरी नहीं चली, जिसमें 2.5 साल तो अलग रह लिए, क्या ये वाकई में हमारी उस सोच को उस तरफ ले जाती कि ये एक तरीके की जबरन वसूली थी, या फिर ऐसा सोचना गलत है? देखिए विपिन जी, अगर मैं चहल और धनश्री के केस को थोड़ा साइड में रख दूं, तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी कोर्ट की जजमेंट्स भी जो हैं, या जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, वो भी हम लोग आमतौर पर देखते हैं। और हमने ऐसी ऐसी लाइव प्रोसीडिंग्स कोर्ट्स की आज के समय देखी हैं, जहां पे महिला ने महीने का 6.5 लाख रुपए मांगा है, 10 लाख रुपए मांगा है, 15 लाख रुपए मांगा है, जहां पे महिला बकायदा काम करती हैं, अपने लिए कमाती हैं। और कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इस तरह का अमाउंट लेने के लिए महिला ने अपने पति के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 1 दर्जन भर जो है केसेस दर्ज करे हुए हैं। जहां पर चहल और धनश्री की बात आती है, मैंने खुद ये पोस्ट किया था और मैंने सवाल उठाया था कि यहाँ पर अगर गोल्ड डिगर का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, छोटी शादी थी, दोनों ही अपने आप में बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, कोई बच्चा शादी से नहीं था। ऐसा नहीं है कि धनश्री को अपने किसी भी तरह से प्रोफेशनल करियर में किसी भी वजह से कोई फर्क पड़ा हो इस शादी की वजह से, कि उनको नौकरी छोड़नी पड़ गई हो शादी की वजह से, या प्रेगनेंसी की वजह से कोई वो आउट ऑफ जॉब हो गई हो। तो इक्वली वो कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एम्पावर्ड हैं। ऐसा भी कहा जाता है आजकल फेमिनिस्ट पार्लेंस में कि महिलाओं को पुरुषों की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तो जब तलाक की बात आ जाती है, डिवोर्स की बात आ जाती है, तो सडनली फिर ये क्यों कहने लग जाती हैं कुछ महिलाएं कि नहीं, पति को तो एलिमनी देनी ही पड़ेगी, मेंटेनेंस महिला का अधिकार है। मैं आपको कुछ रीसेंट जजमेंट्स बताती हूँ जो कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में एक मेंटेनेंस देने को महिला को मना कर दिया। आप चौकन्ने रह जाएंगे। इस महिला ने अपनी माँ के साथ चैट में ये कहा कि मैं अपने पति को पॉइजन देना चाहती हूँ, और उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटे जॉब मत लेना, नहीं तो तुम्हारी एलिमनी के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो खराब हो जाएंगे। ओडिशा हाई कोर्ट की कल परसों की एक जजमेंट है, जहां पे एक महिला ने अपने पति को ना ही सिर्फ फिजिकली असॉल्ट किया, बल्कि उसके बुजुर्ग पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया। उसके अपने घर के ऊपर, पति के घर के ऊपर महिला और उसके पिता ने कब्जा कर लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया। क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पे इस पति ने केस जीता, लेकिन फिर भी फैमिली कोर्ट ने उसको 63 लाख रुपीस की एलिमनी दी है। तो जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे, और एक और इम्पोर्टेंट बात विपिन जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि आपसी सहमति है, युजवेंद्र चहल ने 5 करोड़ रुपए दिए तो उसने अपनी सहमति से दिए, मुझे नहीं लगता ये सहमति उसकी है। ये सहमति हमारे
सिस्टम की है, हमारे कानूनों की है, जिसकी वजह से पतियों को ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर 498 लगा दिया जाएगा, 125 लगा दिया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया जाएगा, उनके पूरे परिवार के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कहते हैं कि हमारा पैसा ले लो लेकिन हमारे को छोड़ दो, हम अपने परिवार को प्रताड़ित नहीं करना चाहते, नहीं प्रताड़ित होते देखना चाहते, और इसलिए वो पैसे दे देते हैं। तो लास्ट में बस इतना ही बोलूंगी कि जब एलिमनी की बात आती है, मेंटेनेंस की बात आती है, उन महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जिनके पास बच्चे हैं, जिनको त्याग दिया जाता है, वो डिवोर्स के बाद बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस में शायद उनको फेस करना पड़ता है। तो एक नोबल पर्पस था इन कानूनों का, लेकिन आज के समय पे प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि जहां पे इक्वालिटी की बात आती है, तहां पे सडनली फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि हम महिला हैं, नहीं हमारे को तो ये मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये एक पक्ष हुआ। रंजना जी, वैसे जहां तक कानून की बात है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, तो कानून तो मेरे ख्याल से निष्पक्ष है। जो भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो दो धाराएं हैं, 24 और 25, वो इक्वली दोनों पे लागू होती हैं, पुरुषों पे भी लागू होती हैं, स्त्रियों पे भी लागू होती हैं। लेकिन पुरुष ने एलिमनी दी हो, एक बिल्कुल दुर्लभ सी मतलब मिली हो उसको, ये दुर्लभ सी बात है। 99% केसेस में पुरुष को ही स्त्री को देनी होती है। हम ये भी कहते हैं कि समाज हमारा जिस तरीके से उसका ताना बाना अब तक था, हालांकि अब तो बहुत बदलाव हो चुके हैं और बदलाव, बराबरी की बातें, ये सब कुछ हो रही हैं, लेकिन फिर भी क्या ये कानून का अब बेजा इस्तेमाल, दुरुपयोग नहीं हो रहा है? देखिए, आजकल आप कैसे इस सवाल को देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक खास तरह का नैरेटिव विपिन जी चल रहा है, जिसमें कि ये कोशिश की जा रही है, या तरह-तरह के इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं औरत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि उनकी वजह से मर्दों के सुसाइड हो रहे हैं, उनकी वजह से वो एक्सटॉर्शन कर रही हैं, उनके अंदर ये सारा, और भारत समाज तो अब बदल चुका है, जिसमें कि औरतें बड़ी सशक्त हो गई हैं और वो ही पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। एक नैरेटिव है ये भी, और मैं इस नैरेटिव को इस दृष्टि से देखती हूँ कि आज भी भारत का समाज 80% गांव में रहता है। आज भी भारत का समाज जो है वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास और गरीब और एकदम गरीब तबके का समाज है, जिसको 5 किलो अनाज दे करके पाला जा रहा है। उसी तरह से आज का जो समाज है, उसमें सारी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है। आपको मालूम है कि दुनिया के पढ़े लिखे लोगों में हमारे देश में आज भी सब बच्चियां स्कूल में नहीं है। 26% लड़कियां आज भी स्कूलों में नहीं पहुंच पाई हैं, इसके बावजूद कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। उसी तरह से आप ये देखेंगे कि औरतों पर हो रही हिंसा हर साल बढ़ रही है। अभी मैं और आभा किसी एक कमेंट उस पर थे, और 5,500 दहेज हत्या के केसेस आए हैं। आज भी रेप के केसेस में फैसले 20-20 साल, 15-15 साल बाद आ रहे हैं। इतने कर 90,000 से ऊपर केसेस आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये कौन सी महिलाएं हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये महिलाएं वही महिलाएं हैं जो कि सिंगर हैं, जिनकी बहुत बड़ी आमदनी है, जो कि अपने पति से एलिमनी मांग रही हैं, या ये महिलाएं वो महिलाएं जिनको कि इस तरह के कानून की जरूरत है, जरूरत थी और जरूरत आगे है, जिसकी वजह से कानून बने? और इन कानूनों को बनवाने में हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है और बहुत सारा संघर्ष, वर्षों का संघर्ष, 2 पीढ़ी कम से कम हमारे पहले महिलाओं उनके से संघर्ष शुरू हुआ, और ये संघर्ष है। तो हम देश की आम महिला की बात कर रहे हैं एक तरफ, तो उसके साथ कौन सा नैरेटिव है? उसके साथ नैरेटिव है कि हिंसा बढ़ रही है, उसके साथ नैरेटिव है कि दहेज हत्या बढ़ रही है, उसके साथ ये कि वो बेचारी जिस दिन घर से निकाली जाती है, और हम लोग के पास ये आप कभी जानकारी चाहेंगे तो इस तरह की तमाम, जैसे आप केसेस कोट करते हैं ना, उस तरह के तमाम ऐसे केसेस में 3 बच्चों को लेके, 4 बच्चों को रात के समय घर से निकाल दी गई। नैहर वाले मतलब अपने मायके वाले रख नहीं रहे हैं, ससुराल वाले उनको घर में रख नहीं सकते, पति ने घर से निकाला है, रोज मारता है, रोज शराब पीता है, रोज उसके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो कहाँ जाएगी? किससे खर्चा चलाएगी? वो 4 बच्चे क्यों पैदा हुए उसके?
अकेले उसकी मानसिकता या उसकी सोच की वजह से या उसके शरीर की वजह से वो बच्चे पैदा हुए, या इस वैवाहिक संबंध की वजह से बच्चे पैदा हुए। तो उनकी देख-रेख कौन करेगा? और इस औरत के पास उतना हुनर नहीं है, घर में बर्तन माँज के भले ही थोड़ा पैसा कमा ले, झाड़ू-पोछा लगा के कमा ले, तमाम और जगह। तो ये भी तो महिलाएँ हैं ना देश की। तो ये कौन-सा नैरेटिव आप लोग गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि हो सकता है कुछ पैसे वाले लोग हों, जिनकी बेटियाँ हों, जिनके माँ-बाप साथ खड़े हों, हो सकता है। कभी एक ज़माने में हमारी और किरण बेदी जी की बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ रंजना, जब मैं डीसीपी थी और जब मैंने देखा था ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का हमारे पास इंचार्ज थी मैं, तो मुझे लगता था कि 2% ऐसा मामला है जिसमें कि लोग आके झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं ये भी देखना चाहिए। क्योंकि जब आप वकील के पास जाते हैं, तो वकील साहब आपको एक की जगह 10 केस लगाने की बात करेंगे। आप कहेंगे देखिए मेरे साथ हिंसा हो रही है, तो चलो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाते हैं। उसके बाद अच्छा इनको और खींच लें, क्योंकि वकील साहब को हर बार की अपीयरेंस के पैसे भी मिलते हैं। आप समझ रहे हैं? और कानून तो ऐसा है कि 5 साल चलेगा मुकदमा, 7 साल चलेगा। जिस मुकदमे के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस केस के बारे में हम लोगों ने ये तय कराया था कि 60 दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए, ताकि औरत को प्रोटेक्शन मिल जाए। कितनी औरतों को प्रोटेक्शन मिल रहा है? कितनी औरतों को 60 दिन के अंदर फैसला मिल रहा है? तो एक 3 औरतों की हम बात कर रहे हैं। हम उन औरतों की बात कर रहे हैं जो कि एक तरह से मर्दों से आगे हैं। चाहे उनकी कमाई हो, चाहे उनकी सोच हो, चाहे उनके परिवार का समर्थन हो, चाहे उनको आप उस कैटेगरी में रख ही नहीं सकते जो हिंदुस्तान की आम महिला है। तो एक कैसा एक पुश बैक, जिसको कहते हैं ना, एक पुश बैक वाला नैरेटिव चल रहा है कि इतने दिन से जो हम लोगों ने संघर्ष करके पाया, अब हम ये पेंट करें कि बेचारे मर्द। कितने मर्द हिंदुस्तान के बेचारे मर्द हैं जिनके साथ की औरत अत्याचार कर रही है? कितने मर्द ऐसे हैं जिनसे कि ये एलिमनी के लिए उनको कहा जा रहा है? और अगर कहा भी जा रहा, मान लीजिए इस केस में भी मान लीजिए शादी तो हुई थी ना, तो एक कानूनी व्यवस्था है ना, जिसके तहत वो शादी के बाद उसकी पत्नी उससे अलग हुई है। और एक विडो का क्या सामाजिक दर्जा हम रहने देते हैं समाज के अंदर? और खास तौर से मध्यम वर्ग की लड़की अगर शादी तोड़ के घर में आ जाए तो क्या होता है? माँ बाप क्या करते हैं उसके साथ? माँ बाप तक भी उससे रिश्ते निभाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, भाई तैयार नहीं होते हैं। ऐसे केसेस हमारे पास एक खोजिएगा तो कम से कम 1000 मिलेंगे। तो ये जो रोना आजकल चल रहा है ना, और लगातार मैं कई कार्यक्रमों में देख रही हूँ कि इस तरह की बातें, और मुझे लगता है कि जो वकील आपके पास हवा बैठी है वो बताएंगी किस तरह की केसेस वो लड़ रही हैं और किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ये जी। कहना कि नहीं, आजकल तो देखिए ना, लड़कियां जो है इतनी तेज हो गई हैं, मर्दों को इतना परेशान कर रही हैं, मर्द सुसाइड कर रहे हैं। अरे ये बात सच है, एक सुसाइड भी गलत है, एक सुसाइड भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, चाहे वो औरत का हो चाहे वो मर्द का हो। लेकिन आप ये कह करके पूरे समाज में हो रही प्रताड़ना, हिंसा, नेग्लेक्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन, ये सब चीजों को आप बिल्कुल नकार तो नहीं सकते हैं ना, है ना? इसी जी। देश में तो 80 टुकड़े काट के फेंकी गई लड़की। इसी देश के अंदर तो दहेज को ले जा करके शिमला हनीमून के लिए ले गए और पहाड़ से ढकेल दिया। इसी देश के अंदर तो ये होता है कि दिन रात शराब पी करके घर लौट के आते हैं और मरते हैं। पुलिस की ट्रेनिंग में एक पुलिस वाले ने कहा, मैं घर जाता हूँ, मेरी चाय अच्छी नहीं होती, मैं मुंह पे फेंक देता हूँ अपनी बीवी के। क्यों भाई? किसने ये हक दिया है आपको? तो ये भी एक समाज है, ये भी लोग हैं, और हम ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनके बारे में हम बातें कह रहे हो, जिनके बारे में तो ये नैरेटिव बनाना अपने आप में देश की तमाम औरतों के साथ एक तरह का नाइंसाफी है। एक तरह से आप तमाम औरतों के साथ हो रहे अत्याचार, हिंसा और हर बलात्कार और उनके ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो बच्चियां जा रही हैं, सबको आप एक तरह से नकार रहे हैं। एक तरह से यही देश है ना जहाँ का हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, नाड़ा खोलना, उसके ब्रेस्ट को दबाना और अपने नीचे उसको खींचना बलात्कार नहीं है। इसी देश का हाई कोर्ट ये बात कह रहा है। और उसी देश में आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, औरतों के प्रति जो कानून बना है तो औरतें एलिमनी के लिए पुरुषों को परेशान कर रही हैं। तो क्या है ये? क्यों हम लोग इस तरह की बातों को कह रहे हैं? आज अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, उसको जाने दीजिए। उनके पति में भी कम ताकत नहीं कि वो जाकर के उस मुकदमे को लड़ करके और 5 करोड़ नहीं देंगे वो। आप ये मत समझिए कि कोई बेचारे हैं, वो अगर बेचारी नहीं है तो उनके पति भी बेचारे नहीं होंगे। तो ये बराबर की जो लड़ाइयां जहां चल रही हैं वो तो चल रही है, लेकिन जो औरतें सच में लाचार हैं उनके प्रति बोलिए और उनके साथ खड़े होइए। जी रंजना जी, आपने जो भी बात कही, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 7-8-9 मिनट हो गए होंगे, लेकिन मैंने आपको बीच में एक भी बार नहीं टोका, क्योंकि आपने जो भी बात कही वो 100% सही है और मैं उससे
200-300% एग्री करता हूं। बिल्कुल सही बात आपने कही, उसमें कोई डिनायल ना इस बहस में हो सकता है ना किसी और बहस में हो सकता है। लेकिन कानून की एक अवधारणा यह भी है कि कानून में किसी एक व्यक्ति के साथ भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पुरुष है, महिला है या कोई तीसरी प्रजाति है, कुछ और है, उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता। और जब अन्याय नहीं हो सकता और कानून सबके लिए समान है, तो भले ही वो एक व्यक्ति के लिए बात करेंगे, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। आपने जो सारी बातें कही बिल्कुल सच। आपने जो आखिरी में तर्क दिया वो भी सही है कि यजुवेंद्र चहल कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, पैसे भी बहुत हैं, ताकत है, सब रुतबा है, रसूख है, वो भी लड़ सकते हैं। वो क्यों नहीं लड़े? उन्होंने वो एक टी शर्ट पहन के क्या दिखाने की कोशिश की। लेकिन बात एक सुभाष की भी है, ऐसे 2-4 और भी होंगे, तो बात तो करना जरूरी है जो हम कर रहे हैं। आभा जी, बड़ा अच्छा पक्ष रखा यहां पर रंजना जी ने, उससे पहले दीपिका भी बोली, उन्होंने भी कुछ उदाहरण रखे। मुझे नहीं पता आप उनकी बात सुन पाई कि नहीं सुन पाई, लेकिन अब आप एक वकील भी हैं, एक महिला भी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बातों को दोनों तरह से समानता से देखते हैं, जितनी मेरी पुरानी बातें आपसे हुई हैं। आपका क्या पक्ष? देखिए, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि अगर एक भी सुसाइड हो रहा है, अगर एक भी अतुल सुभाष हो रहा है, तो कानून की नजर में सब बराबर हैं। तो लेकिन अतुल सुभाष के केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि रीजन क्या था। वो जो जौनपुर का फैमिली कोर्ट था, उसमें जो है केस तारीख पे तारीख क्यों आ रही थी, क्यों उसको बार बार बुलाया जा रहा था। जब पति पत्नी बैंगलोर में रह रहे थे तो केस बैंगलोर में क्यों नहीं चलाया गया, क्यों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मिसयूज किया गया, और उस जज पे हमने क्या कार्रवाई की, हमने कुछ सिस्टम अकाउंटेबल किया कि नहीं किया। तो ये चीजों पे अगर हम एम्फेसाइज नहीं करेंगे, तो अगर एक महिला भी कानून का दुरुपयोग कर रही है, तो हमारे लिए जो है एज अ लॉयर मेरे लिए बात बहुत सीरियस हो जाती है। किसी को भी जस्टिस सिस्टम को मिसयूज करने की ताकत हमको नहीं देनी है, और ये ताकत आती है पैसे से। आप जो है बड़े से बड़े वकील लगा दीजिए या आप जज को अप्रोच कर लीजिए। सारी दुनिया देख रही कि कैसे एक जज के आउट हाउस में करोड़ों रुपए जले हुए मिले हैं। तो ये सब दिखाता है कि कहीं करप्शन जो है डीप सीटेड हो चुका है। और रही डाउरी डेथ की बात, मैं रंजना जी से बिल्कुल सहमत हूं कि आज भी औरतें ही जल के मर रही हैं डाउरी के लिए। कोई भी पुरुष डाउरी के लिए नहीं जलाया जा रहा है। पुरुष अगर पति जो है वो सुसाइड कर रहा है तो वो उसके अपने उससे कर रहा है, भले ही सिस्टम उसको कंपेल कर रहा है। बट एक महिला, एक विवाहित महिला अगर जल के मर रही है तो उसको उसके ससुराल वाले, उसके पति मिल के जला रहे। और एक दिन में अगर 24 महिलाएं जल के मर रही हैं, मतलब 6400 एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो ये तो और भी सीरियस हो जाता है। 2-3 सुसाइड के लिए हम इतना इशू बना रहे हैं कि 498A का मिसयूज हो रहा है। तो ये जो 6400 औरतें जल के मर रही हैं, ये किस चीज का मिसयूज हो रहा है, हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इसको, ये सवाल हम भूल नहीं सकते। लेकिन अगर एल्यूमिनी की बात होती है तो हम आर्टिकल 14 पे जाते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और जब हम स्त्री पुरुष आज बराबरी की बात कर रहे हैं, तो अगर पुरुष की पत्नी से पति की इनकम जो है कम है पत्नी से, तो पति को मेंटेनेंस मिल सकता है। और यही एक महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने दिया था, 30,000 रुपए पति को उन्होंने दिया मंथली खर्चा, क्योंकि पत्नी की इनकम ज्यादा थी। और अब धीरे धीरे इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं जहां पे पतियों को भी दिया जा रहा है। विदेश में तो हम देखते ही हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स हस्बैंड्स को मिल जाता है इफ द वाइफ इज मोर सक्सेसफुल एंड शी हैज मोर मनी। तो यहाँ भी वो प्रथा आ रही है। बट ज्यादातर क्योंकि हमारे यहाँ एक पेट्रियार्की है, एक माइंडसेट है कि महिलाएं घर में रह के बच्चे देखती हैं, पुरुष काम करता है, इस वजह से पत्नियां जो है वो अपना सारा पीक टाइम, काबिलियत होने पर भी वो नौकरी नहीं करती, वो बच्चे पालती है। तो जब कोर्ट में हम ये मांगते हैं हर जाना, तो वकील जज ये देखता है कि वो नौकरी कर सकती थी, उस पर काबिलियत थी, वो इंजीनियर बन सकती थी, सब कुछ बन सकती थी, लेकिन उसने बच्चों को पालने के लिए छोड़ा। और उसके बाद अगर पति जो है उसको तलाक देता है या उसको डिवोर्स देता है या उसको डोमेस्टिक अब्यूज करता है, वायलेंस होता है, तो उस पत्नी को कॉम्पेंसेशन की उसकी अधिकार बन जाता है। और ये डीवी एक्ट भी कहता है और 498A भी कहता है कि आपको क्रूएल्टी प्रूफ करनी है। और क्रूएल्टी जो कहा गया है, क्रूएल्टी कैन बी इकोनॉमिक, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल। तो हमारा कानून तो बहुत ही लार्ज हार्टेड है, वो मेंटल क्रूएल्टी पे भी
आपको कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर देने को तैयार है। यहां तक कि अगर एक घर में, मैंने खुद इतने केसेस देखे हैं कि जहां पति पत्नी सही ढंग से नहीं रह पा रहे, वहां पे कोर्ट ने आगे आके इलाका अलग कर दिया है कि वाइफ इस एरिया में रहेगी, हस्बैंड इस एरिया में रहेंगे, कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं आपको एलिमिनी के अलावा। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, वहां पे आपका पति आके आपको परेशान करता है तो आपको रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मिल सकता है कि पति आपके एरिया में नहीं आएगा। तो कानून जो हमारा है, डीवी इज अ सिविल एक्ट, 498 इज अ क्रिमिनल, आपको जो क्रिमिनल तहत में जो है कि हालांकि अगर लोग कह रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है तो कौन मिसयूज कर रहा है, ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। ये मिसयूज महिला नहीं कर रही। महिला अगर आ रही है कि मैं क्रूएल्टी फेस कर रही हूं, वो अगर 3 को 5 करके बता रही है तो पुलिस का क्या रोल हो जाता है? पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई तक जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही कह दिया है, आप 41A में समझ देंगे, आप अरेस्ट नहीं करेंगे। पुलिस का काम है वो इन्वेस्टिगेशन करे। और यहां पे आ जाता है भ्रष्टाचार। पुलिस वाले देखते हैं कि लड़के वाले जो हैं वो वेल प्लेस्ड है, बिजनेसमैन है, वहां उनको मोटी कमाई हो सकती है, क्योंकि कोई भी असभ्य व्यक्ति जो एक सोसाइटी में वेल प्लेस्ड है वो जेल नहीं जाना चाहता, और वो भी इसलिए कि आपने अपनी बहू को मारा है या आपने बहू को तंग किया है। तो उस वक्त पुलिस जो है वो क्विक बक बनाती है, वो FIR लिखने की तेजी करती है, तुरंत उठा के लोगों को जेल में डाल देती है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है, करप्शन जिम्मेदार है। ये पुलिस अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती अगर वो गलत FIR करते हैं? इसमें कोई नहीं उठाता है मुद्दा कि अगर कोई गलत अरेस्ट हुआ है तो उसमें क्या कार्रवाई की आपने पुलिस पे, आपने क्या कार्रवाई की उस जज पे जिसने बेल नहीं दी। तो जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम सही नहीं करेंगे तब तक इस तरह का लॉ का मिसयूज होता रहेगा। लेकिन ये जो डाउरी डेथ्स हैं, विमेन हैरेसमेंट है, ये इतना बड़ा गुनाह है। आज अगर हम सुन रहे हैं कि कम हो गई हैं डाउरी डेथ्स या हैरेसमेंट, तो बिकॉज ये कड़क कानून लाया गया। अगर हम सती का कानून नहीं लाते तो एक जमाना था जब विमेन को जला दिया जाता था। तो यू नीड अ शॉक ट्रीटमेंट, और ये स्ट्रॉन्ग कानून लाने की वजह से ही जो है क्राइम कम हुआ है और रिपोर्टिंग बढ़ी है। रिपोर्टिंग जो क्राइम की है, महिलाएं अगर हिम्मत करके आगे आ रही हैं, आपको मालूम है 30 to 40% महिलाएं ही क्राइम रिपोर्ट करती हैं कि उनके साथ हो रहा है, बाकी जो है वो दबी बैठी रहती हैं। और मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहां पे विमेन आती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते वकील को देने के, उनके पास रहने का छत नहीं होता है, तो वो थक हार के न कंप्लेन करती हैं और न आगे केस लड़ती हैं। तो जो जाबाज महिलाएं आगे आ रही हैं, वी नीड टू स्टैंड बाय देम, वी नीड टू बिलीव इन देम। और इसलिए मैं कहूंगी कि सिस्टम की जवाबदारी ज्यादा हो जाती है। अगर जौनपुर की जज ने जानबूझ के अतुल सुभाष को बार बार बुलाया और उसको कहा कि तुम पैसे दो, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? उस वक्त तो सबने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का भी समय आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि जस्टिस सही ढंग से हो तो एवरीवन हैज टू बी मेड अकाउंटेबल। सही बात है, सबको अकाउंटेबल होना होगा। बात पूरे सिस्टम की, और पूरी बहस में कई लेयर्स हैं। बात एलिमनी से शुरू हुई है, लेकिन पूरा जुडिशियल सिस्टम, देश का ताना बाना, महिलाओं की स्थिति, एक पुरुषों का मामला, सब कुछ इसमें है। पवन साहब, चूंकि बात कानून के इर्द गिर्द है और आज एलिमनी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कानून में भी क्या उस लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? नो डाउट कि महिलाओं की क्या स्थिति है, अभी आभा जी ने भी बताया, उससे पहले रंजना जी ने भी बताया, और वो तो उस पर तो ऐसे सैकड़ों घंटे हम बात करें तो भी कम पड़ेगा। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर यही मामला हम चहल और धनश्री वाला बात करें, जिस पे पूरी बहस हमने शुरू की, उस मामले में या उस तरीके के मामलों में जब दूसरा व्यक्ति या महिला सक्षम है, तो क्या कानून को उस हिसाब से एडजस्टेबल, लचीला, या जहां दूसरा व्यक्ति वो सक्षमता रखता है, तब ऐसे में उसके लिए एलिमनी क्या ज़रूरी बन जाती है? किस हिसाब से तय होगी? या फिर वो कि पति कितना कमा रहा है उस हिसाब से? अब धनश्री का तो अपना करियर है, वो तो खुद ही बताती हैं, और ऑलरेडी वो कमाती भी हैं। ऐसे केसेस में क्या कुछ चीज़ें अमेंडमेंट के तौर पे जोड़ के उसे ठीक कर सकते हैं? कैसे इसका निदान निकाला जाए? देखिए सर, सबसे पहले हमें एक बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो भी धनश्री और चहल का या इसके पहले भी जो भी हमने इंसिडेंट्स देखे हैं, इसमें जो भी डिसाइड हुआ है एलिमनी, ये कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया है, ये पार्टीज ने खुद सेटलमेंट किया है और उस पे ये एलिमनी डिसाइड हुआ है। तो इस पे ये कहना, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट जो टी शर्ट वाला जो आपने स्टेटमेंट बोला, इसके अलावा और भी कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं आए हैं जहां पर चहल ने इसके लिए बोला हो कि मुझे बहुत ही गलत तरीके से
फंसाया गया या मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज था, हो सकता है सिचुएशंस हो और बोला ना गया हो, लेकिन अभी ऐसे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसे आपने लॉ के मिसयूज की बात करी, मैं उस पर बताना चाहूंगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले दीपिका जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे लॉ का मिसयूज हो रहा है। उसके बाद रंजना जी ने भी बताया कि कैसे महिलाएं ही प्रताड़ित हो रही हैं, और आभा जी ने भी कुछ बोला कि कोई पुरुष डॉरी के कारण नहीं मर रहे हैं। हम इसमें पहले एक एग्जैक्ट डेटा समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोई एक पुरुष नहीं है जो सुसाइड कर रहा है, ये केवल एक महिला नहीं है जिसकी डॉरी डेथ हो रही है। अगर हम इसके डेटा को एनालाइज करेंगे, मैं आपको बताऊं कि 2014 से 2018 तक करीबन 22,579 22,579 महिलाओं के डॉरी डेथ के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, विच इज अ वेरी सीरियस मैटर। 2022 में अगर हम एग्जैक्ट डेटा की बात करें जो एनसीआरबी का है, 6,450 डॉरी डेथ के केस रजिस्टर हुए थे। दूसरी तरफ अगर हम मेल के डेटा की बात करें, क्योंकि ओब्वियसली हम डॉरी से रिलेटेड डेथ मेल में नहीं फाइंड आउट कर सकते, ना ही उसका डेटा आ सकता है, क्योंकि डॉरी मेल के अगेंस्ट में होता नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, तो उसका डेटा गैदर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम जनरल डेटा की बात करें, 2022 में एनसीआरबी ने बोला कि 1,22,724 मेल ने सुसाइड की है, और उसमें से 67% मैरिड मेल थे, और उसमें से 31% फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हुई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो डेथ हुई है वो उनकी वाइफ ने प्रताड़ित किया है, वो भी हो सकता है। तो ऐसे तो डेथ्स दोनों तरफ हो रही हैं, हमें दोनों तरफ के डेटा को देखने की जरूरत है, एक बैलेंस अप्रोच को लाने की जरूरत है। देखिए, हम कोर्ट में केस देखते हैं एज एन एडवोकेट, एज ए लॉयर, हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की घटना बताऊं कि एक महिला थी जिसके साथ में झांसी में उनके पति पुलिस में थे, और उनको लगातार 30 साल से प्रताड़ित किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। जब भी वो पुलिस वाले आते थे, कभी घुटनों में लात मार देते थे, कहीं पीठ में लात मार देते थे। ऐसी अपमान भरी जिंदगी उन्होंने करीबन 30 साल झेली। उनके जब बच्चे बड़े हो गए, कोई बच्चा जब कुछ करने लगा, ऐसी सिचुएशन में जब पहुंच गए कि उन्होंने देखा कि नहीं, हमें अब आवाज उठाने की जरूरत है, तो उन्होंने आवाज उठाई, और तब उन महिला को उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया, और अब उन्होंने उनके अपने पति के अगेंस्ट में केस फाइल किया। अब कोर्ट ऐसी सिचुएशन में केस फाइल करते टाइम पे जब कोर्ट सुनते हैं तो कोर्ट का ये कहना रहता है कि 30 साल बाद आपने क्यों केस फाइल किया। मेरा मानना यह है कि 30 साल बाद केस इसलिए फाइल किया, कोई भी महिला अगर कोई भी घटना को पिछले 30 साल से सह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाले और टाइम तक उसको सहती रहेगी। जनरली हमारे समाज में डाइवोर्स अगर हो रहे हैं तो ये रीजन दे दिया जाता है कि महिला एजुकेटेड ज्यादा हो रही हैं, वो इंडिपेंडेंट ज्यादा हो रही हैं, वो एम्पावर्ड ज्यादा हो रही हैं। तो ये कैसी बात होती है? अगर कोई महिला मोर एम्पावर्ड हो रही है, मोर इंडिपेंडेंट हो रही है, और अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को समझती है, अपने कानूनी अधिकारों को समझती है, तो आवाज उठाएगी, और ये आवाज उठाना जायज है। लेकिन इसका पूरा का पूरा केवल भार महिलाओं पे डाल देना कि आप क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली की बात करें, 30% दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु में 30% डाइवोर्सेस के केसेस हैं कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया। अगर हम देखें तो केवल ये बोल देना कि दिल्ली में मोर इंडिपेंडेंट वुमेन इसलिए डाइवोर्स हो रहे हैं, ये बिल्कुल कहना एकदम सरासर गलत है। मैं इसमें बिल्कुल भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं। तो इसीलिए आज हमारे साथ मानवी है, नहीं इस सवाल पे पहुंचना ही था, और शायद सही वक्त पे पहुंचे कि आपने बाकी कानूनी प्रक्रिया बताते हुए बात कहा कि इतने डिवोर्स आखिर हो क्यों रहे, क्योंकि इन सब की जड़ में तो डिवोर्स ही है ना, एक रिश्ता जो बना पति पत्नी का और वो टूट गया। मानवी, एक महिला का इंडिपेंडेंट होना या समाज में बदलाव, विचार अब बहुत ओपन हो गए हैं, अब कोई किसी को सहन नहीं करता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रताड़ना ही हो हर जगह। डिवोर्स तो यहाँ पर आजकल ऐसे भी हो रहे हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा हम दोनों को एक दूसरे का कामकाज, उसमें दो लोग झगड़ रहे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, या दो लोग एक दूसरे के साथ कुछ हिंसा कर रहे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत मामूली सी चीज़ों पर भी लोग आजकल अलग हो रहे हैं। अब उसके पीछे एक बड़ा ताना बाना है समाज का, बदलती चीज़ों का, लेकिन फिर भी हम समझना चाहेंगे कि मोटे तौर पर आप चूंकि एक सेल्फ डेवलपमेंट कोच हैं, क्या वजह मानती हैं कि रिश्ते अब टिक नहीं रहे, जो खास तौर पे पति पत्नी का रिश्ता है, जो शादी है जिसपे ये पूरा भारतीय समाज टिका हुआ है, क्यों इतना फ्रेजाइल हो गया है इस वक्त में? विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब कुछ बहुत फ्रेजाइल हो गया है, लेकिन बात यह है कि हमें लगता है कि ये अब फ्रेजाइल हुआ है। अब औरतें इंडिपेंडेंट हो रही हैं, आवाज़ अपनी उठा रही हैं, तो लोगों को दिख रहा है। डिवोर्स
पहले भी इतने सालों से, 30 साल, 40 साल, 50 साल से हमने देखा है हमारे परिवारों में कुछ कपल्स ऐसे हैं जो डिवोर्स की तरह ही रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक औरत उस घर में इसलिए रह रही है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और आज की औरतें, मैं खुद कोच हूँ एक, और मैंने आज तक कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं, मैं खुद डिवोर्स्ड हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अर्न कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एलिमनी नहीं ली। और रही बात रिलेशनशिप्स, आजकल चल नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप्स पहले भी नहीं चलते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की लड़कियों को बोलना, अपना हक समझना आ गया है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स ने झेला है वो हमें आगे वो पास नहीं करना चाहते। और रही बात, हमने रिलेशनशिप्स को, डिवोर्स को ये सोच के कि मामूली रीजंस पे भी वो मामूली है या मेजर रीजन है, ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते। क्या पता किसी के लिए एक मामूली रीजन उस इंसान के लिए बहुत बड़ा रीजन हो। एज अ कोच मैंने बहुत सारी लड़कियां, स्पेशली आई एम कोच फॉर वुमेन, मैंने देखा है कि 10 साल की शादी में आप इतना सफर कर चुके हो कि आपकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि अब आप काम करने लायक ही नहीं रहे हो। और जब आप काम करने लायक नहीं रहे हो तो आप अपने लिए कैसे इंडिपेंडेंट होगे, आप काम कैसे करोगे। और फिर भी औरतें हैं जो बिना एलिमनी के निकलना पसंद करेंगी और अपनी लाइफ चूज करेंगी। इसको आप ये कह लो कि इंडिपेंडेंट है या आजकल ज्यादा ट्रेंडी है इसीलिए वो अपने आप को चुन रही है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और आपने इंट्रोडक्शन में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। ये आदमी और औरत की बात ही नहीं है कि हमें उस आदमी के उस सोसाइटल स्टेटस, उस फाइनेंशियल स्टेटस पे जाना चाहिए जिस टाइम उसकी शादी हुई थी। बट क्या आप एक बात बताइए, 10 साल की शादी के बाद क्या उस औरत का हेल्थ स्टेटस वही रहता है जो उसका 10 साल पहले था? उसकी जिंदगी के जो 10 साल चले गए, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अपनी फैमिली के लिए, उसकी हेल्थ खराब हो गई, या उसने अपने पे ध्यान नहीं दिया, उसने फैमिली को प्रायोरिटी दी, उसने ऑफ कोर्स एक बेबी होने के बाद, एक मदर बनने के बाद बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, तो क्या वो 10 साल की कोई वैल्यू नहीं है? अब आप कहेंगे कि औरतें क्या उस चीज की वैल्यू लगा के पैसे ले रही हैं? नहीं, उस जिंदगी को दोबारा खड़े होने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए उनका ये राइट है कि उनको ये मिलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कुछ 2, 4, 5 केसेस की वजह से हमें लगता है कि आजकल औरतें अपने राइट्स का फायदा उठा रही हैं आदमियों के साथ। अभी मैम ने बोला था कि आदमियों, सिर्फ औरतें बेचारी नहीं हैं, आदमी भी बेचारे हैं। और लेकिन कितने आदमी बेचारे हैं? आप डेटा निकालिए कि हमारी पॉपुलेशन की कितनी सारी औरतें जो इतना सब कुछ अब्यूज सह रही हैं, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती हैं? क्या वो पढ़ी लिखी हैं? ये लॉ सबके लिए बनाए गए हैं। और अगर कोई लॉ का मिसयूज हो रहा है तो इसमें सारी औरतों की गलती नहीं है। कहाँ गए वो पुलिस इंस्पेक्टर क्या करते हैं? वो केस आगे जाता कैसे है? वो नाइंसाफी किसी भी आदमी के साथ होती कैसे है? क्योंकि पैसे खिलाए जाते हैं। तो फिर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। और ये सब करते हुए हम ये नहीं देखते कि स्पेशली औरतों की एक फेमिनिन बनी उस तरीके से होती है। एक आदमी, हम यहाँ पे मतलब जेंडर में नहीं जाएंगे, लेकिन एक औरत इतना कुछ देती है अपनी शादी में, अगर उसके बाद निकलने के लिए वो अपने हक के लिए कुछ चीजें डिमांड करे जो कि लॉफुली है, फायदा उठाने के लिए नहीं, तो वो कहीं पे भी गलत नहीं है। आपने ये केस बोला इसमें 4 करोड़ 5 करोड़, ये हाई क्लास लोग हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए में से 4 करोड़ 40 करोड़ 400 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या एक जनरली नॉर्मली एक वुमेन को सारे राइट्स अपने मिल रहे हैं? क्या हम कोर्ट केस लड़ते हैं तो क्या हमें उसके भी, कोर्ट केस के भी हमें लॉयर हायर करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं? वो पेरेंट्स जो अपनी बेटी की पहले शादी करते हैं, उसको पढ़ाई कराते हैं, एट द एंड जब डिवोर्स होता है तो मोस्टली केसेस में सिर्फ ज्यादातर लड़कियां ही सफर करती हैं। तो इतना जनरलाइज करना कि लड़कियां फायदा उठा रही हैं, हमें लॉ चेंज कर देना चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आदमियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 2-4 केस आ गए, इनफिडेलिटी पे केस आ गए कि मार दिया, वो कुछ एक केसेस हैं। बट क्या केसेस निकाले डाउरी के, फिजिकल अब्यूज के, डोमेस्टिक वायलेंस के, और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो अभी हमने धीरे थोड़े टाइम पहले ही देखना स्टार्ट किया, मेंटल हेल्थ, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। एक औरत जिसको शायद थप्पड़ ना पड़ा हो, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना उसका पति देखता भी ना हो, और फिर वो टॉर्चर कर करके एक दिन सुसाइड कर ले कि मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, उस मेंटल हेल्थ इशू का क्या? उसकी वजह से अगर एक औरत अपने आप को चूज करके डिवोर्स ले रही है और बोल रही है कि मेरा हक है, कि मेरा जितना लॉस हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने जितना पैसा लगाया, तो बिल्कुल गलत नहीं है। और ऐसी भी औरतें हैं जो एलिमनी नहीं लेती, जो इंडिपेंडेंट है, जो अच्छा काम करती हैं, जो कमा सकती हैं। म्यूचुअल डिवोर्सेस भी होते हैं। आप अगर अभी रिकॉर्ड्स जाके चेक करेंगे, आजकल डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग ज्यादा अपने आप को चुन रहे हैं, स्पेशली औरतें अपने आप को चुन रही हैं
उनको एक मैरिज में इसलिए रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि जी, उन्हें एक ठीक प्रोवाइडर है। चाहिए, क्योंकि उन्हें एक कमाने वाला आदमी चाहिए। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगेन, जैसे मैंने रंजना जी की बातों पे कहा था, मैं आपकी भी सारी बातों से सहमत हूँ। ब्रेक लूं उससे पहले एक छोटा सा जवाब दीपिका। एक शादी, एक पुरुष और स्त्री की, अब जी जी आबा जी, हाँ हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा में बड़ा स्पेसिफिक कर दिया है कि पति पत्नी दोनों को एलिमनी के लिए 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स दोनों को देने पड़ेंगे। दोनों को अपने 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स, उन पे क्या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब एफडीज है, उन पे क्या घर है, क्या एसेट्स है, वो देने के बाद उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि पत्नी को दिया जाएगा या पति को दिया जाएगा, या पत्नी सक्षम है उसको नहीं दिया जाएगा, शादी से बच्चे हैं तो सिर्फ बच्चों की स्कूल की फीस दी जाएगी। तो और मोरलेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25% जो है हस्बैंड की इनकम का वाइफ को दिया जाए अगर वो हाउस वाइफ है, अगर उसकी इनकम नहीं है। और तो इस तरह से अब डिसाइड होता है, और वाइफ का जो हस्बैंड के साथ स्टेटस था लाइफ को वो उसकी मेंटेन की जाए। तो अभी कोर्ट्स जो है बड़े अलर्ट हो गए हैं, बिना ये सब पेपर्स देखे कोई एलिमनी कोई मेंटेनेंस नहीं डिसाइड होता। बीच में सही बात है। काफी मैंने कुछ एक केसेस ऐसे भी पढ़े थे जहां कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर आप बताएंगे आबाजी की एक महिला है और भले ही वो इस वक्त नौकरी में नहीं है, लेकिन वो नौकरी के योग्य है, वो पढ़ी लिखी है, उसके पास एक अच्छा सीवी है, तो कोर्ट कहता है कि अब आप जब अलग हो गए तो आप ये बात नहीं कह सकते कि मैं नौकरी में नहीं हूं अगले 6 महीने साल भर। मुझे याद नहीं आ रहा किस कोर्ट का फैसला था, लेकिन मैंने पढ़ा था कि आप अपनी नौकरी ढूंढिए, और उस लिहाज से जी बिल्कुल, अगर आप में कैपेबिलिटी है और आप जानबूझ के घर में बैठ गए कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूंगी क्योंकि मैं हस्बैंड से ही पैसा लूंगी, आजकल जजेस वो समझ जाते हैं और कहते हैं आपके पास डिग्री है, आप भी जाके काम करिए। और अभी मैंने एक मैटर हाईकोर्ट में किया है जिसमें कोर्ट ने सिर्फ हाउस रेंट दिया, वो भी 50%, और बच्चे की फीस दी, मदर को कुछ नहीं दिया क्योंकि मदर खुद नौकरी करती थी। तो कोर्ट ने कहा नो, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था दीपिका से, लेकिन ब्रेक के बाद आके पूछूंगा, और वो अगेन रिश्तों के ऊपर था कि रिश्ते, देखिए ये तो बात की कहानी है कि कोर्ट कचहरी ये वो, शायद कोई नहीं जाना चाहता इसमें। कौन जाना चाहेगा? क्या अपना अच्छा खासा जीवन खराब करके कोर्ट कचहरी में कोई पढ़ना चाहेगा? जब शादी कर रहा होता है तो क्या पहले से उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि नहीं एक दिन तो टूटनी है, चलो फिर कोर्ट में निपटेंगे? अगर ऐसा होगा तो फिर एक और सवाल है कि जिस तरीके से प्रीनैचुरल एग्रीमेंट विदेशों में बन रहे हैं, क्या वक्त आ गया भारत में भी बने? एक तो वो सवाल पूछेंगे ब्रेक के बाद, और एक यही कि मूल सवाल रिश्तों का, वो क्यों इतने दरक रहे हैं? बहुत सारी बातें अभी मानवी ने कही, उसके ऊपर भी कुछ एक दो चीजें रहेंगी। छोटा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज एक बड़े ही गहरे और बड़े सोशल इशू पे बात हो रही है, वो है एलिमनी। और हाल फिलहाल में देश ने कई किस्से सुने देखे जिसके कारण आज इस पर आए कि तलाक और उसके बाद एलिमनी। तो चलिए फटाफट, अब समय कम रहेगा तो अपनी सभी मेहमानों से थोड़ी संक्षिप्त और छोटी और सारगर्भित टिप्पणी चाहेंगे। दीपिका, एक सवाल जो मैं आपसे ब्रेक से पहले पूछना चाह रहा था वो ये था, मानवी ने काफ़ी सारी बातें कही, अब आप एक महिला भी हैं और दुर्भाग्य से आपके घर में कुछ ऐसा घटा जहां पर एक पुरुष के साथ कुछ गलत हुआ। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि देखिए, बात सारी सही है, जहां भेदभाव होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मानवी ने अभी गिनाए और मैं एग्री करता हूं उनसे, वो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहां ना कोई हिंसा है, जहां ना कुछ ऐसा है कि पत्नी ने कुछ अपना नौकरी वगैरह छोड़ दी है, दोनों इक्वली कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ है, दोनों में पूरी समानता है, लेकिन बावजूद उसके मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर बहुत सारे लोगों के बीच में आजकल नहीं बन रही है। क्यों दरक रहे हैं रिश्ते? मैं वो सारी असमानताओं को तो एक तरफ कर रहा हूं, बावजूद उसके रिश्ते अब टिक नहीं रहे। कोई कारण आप देखती हैं? विपिन जी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हो गए हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ, जो मानवी जी ने बोल ही दिया है कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अपने बारे में सोचना कहाँ तक एक सेल्फिशनेस है और कहाँ एक बेटरमेंट के लिए आप सोच रहे हैं। इनफिडेलिटी एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय पे, आप देख ही रहे हैं। और उसके साथ में इनफिडेलिटी के साथ ये भी बोलूंगी कि बड़ा दुख होता है जब दो चार केसेस बोल देते हैं जब भी पुरुषों के बारे में बात आती है।
पिछले इस जनवरी से लेकर सिर्फ आज तक मार्च तक लगभग ऐसे 95 सुसाइड के केसेस, 95 सुसाइड के केसेस हम डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, सिर्फ वो जो हम लोगों ने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़े। पिछले एक ही हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पे सौरभ की तरह उनकी पत्नी ने उनके लवर के साथ मिलकर उनको मर्डर कर दिया। आंकड़ों में तो पुरुषों के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि कानून तो है ही नहीं। आप डाउरी डेथ के बारे में बोल रहे हैं जहां पे महिला को जला देते हैं। दिल्ली में अभी मैं एक मैटर कर रही हूँ, एक आदमी को उसकी पत्नी ने इतना खौलता हुआ पानी मिर्ची के साथ मिलाकर डाल दिया। आज तक उस महिला का अरेस्ट नहीं हुआ है, 3 महीने हो गए हैं। वो महिला 5 शादियां कर चुकी है, 3 रेप केसेस डाल चुकी है, लेकिन पुलिस उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। डोमेस्टिक वायलेंस में पुरुषों की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि लॉ ही नहीं है। 498 एक्सेप्ट नहीं करता पुरुषों को एज अ विक्टिम। डाउरी डेथ में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे सुसाइड भी हुआ अगर 7 साल के अंदर, तो उसको भी डाउरी डेथ में रजिस्टर किया जाता है। लेकिन अगर किसी पुरुष का सुसाइड हो तो क्या उसको एक स्पेसिफिक सेक्शन में रजिस्टर किया जाता है? नहीं किया जाता। किसी भी केस के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी लिंग के जो जेंडर स्पेसिफिक कानून है उसमें मेल विक्टिम्स तो है ही नहीं, तो हम लोग आंकड़े की बात करेंगे भी तो कौन से लेवल पे करेंगे? बट विपिन जी, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। बड़ा दुख होता है कि रंजना मैम जैसी अमेजिंग एक्टिविस्ट, आभा मैम जैसे अमेजिंग एडवोकेट, पुरुषों को तो रिस्पॉन्सिबल करना है हमारे को समाज में, वो गलत ना करे महिलाओं के साथ। लेकिन जहां पे भी बात आती है कि हम महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करें, वहां पे हम कह देते हैं पुलिस में प्रॉब्लम है, कोर्ट में प्रॉब्लम है। दिल्ली में एक एडवोकेट ने अपने बुजुर्ग ससुर के ऊपर झूठा रेप केस लगाया। वो आज के टाइम पे भी एडवोकेट हैं बाय द वे, उनके ऊपर मुकदमा भी शुरू हो गया है झूठा रेप केस लगाने का। क्या उनको पुलिस ने बोला था झूठा रेप केस लगाओ? क्यों लगाया उन्होंने झूठा रेप केस? क्योंकि उनको 2 करोड़ रुपए चाहिए थे। एक और अभी दिल्ली का ही फैमिली मेरे पास है, उनको अपना घर बेचना पड़ा है 6 महीने की सिर्फ शादी में, क्योंकि महिला को 3 करोड़ रुपए चाहिए थे। उसने अपने देवर के ऊपर झूठा रेप केस लगा दिया। तो जहां पे भी हम बात करते हैं कि महिलाओं को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा, वहां पे हम कह देते हैं कि ये रोना रो रहे हैं कि पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, नैरेटिव बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर 50 बार ये बोल चुकी है कि 498 का मिसयूज हो रहा है, तो क्या ये लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अनजान है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई नहीं पता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है? इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं लेकिन उनको बोल दिया जाता है 4 या 5। और विपिन जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमने टच भी नहीं किया है, वो है पेरेंटल एलियनेशन। ऐसे हजारों लाखों आज के समय पे पुरुष हैं जो अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाते हैं, शक्ल भी नहीं देख पाते हैं। विजिटेशन ऑर्डर्स कॉन्स्टेंटली वायलेट होते हैं। कोर्ट बार बार बोलती है कि बच्चे को पिता से मिलवा दीजिए, तो भी वायलेट किया जाता है उन ऑर्डर्स को। अब बताइए पुरुषों की पीड़ा के बारे में, पुरुष कितने सारे हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 साल अब्यूज जी। होते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है इनके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। तो ये तो केसेस हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं करते। और अतुल के बाद थोड़ा बहुत अगर डिस्कशन होना शुरू हुआ तो हम लोग कह रहे हैं कि ये 2-4 केसेस हो गए तो पेट्रियार्की इज पुशिंग बैक। क्यों नहीं हम दोनों तरफ की बात करें? अगर हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्यों नहीं हम बोले कि पुरुषों को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा लेकिन महिलाओं को भी अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा? क्यों ठीक ये है भेदभाव होता है? जी जी, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको अब रोकूंगा। रंजना जी को टिप्पणी इसके ऊपर छोटी संक्षिप्त। नहीं, बहुत छोटे में मैं यही कहूंगी कि जो आपने कहा ना कि ये जो डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, तो इंटॉलरेंस भी बढ़ी है एक तरह से देखा जाए, और औरतें अब सजग हैं, सचेत हैं। जो एक सबॉर्डिनेशन वाला रिलेशनशिप है उसमें हमारी लड़कियां अब नहीं जाना चाहती हैं, कि जिसमें कि आप एक पत्नी अगर आप ले आए हैं तो एक तरह की कोई ऐसा लगता है कि कुछ स्लेवरी का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करके ले आए हैं, जो परिवार को भी देखे, अपना भी करे, नौकरी भी करे, बच्चा भी पाले और पति को भी देखे। तो अब वो वाली बात वाली इस नई पीढ़ी की बच्चियों में वो बात नहीं है। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो एक तो आत्मविश्वास उनके अंदर है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है। मेरे अभी मैं बेंगलोर से लौट रही थी, बगल में फ्लाइट में एक बच्ची बैठी हुई, यंग लड़की थी, कॉर्पोरेट में काम करती है, अच्छी पोस्ट पर थी, डायरेक्टर। और उसने कहा कि देखो, जब तक मेरे पास मैम 50 लाख रुपए नहीं होंगे, मेरी अपनी गाड़ी नहीं होगी, मेरा अपने सिर पे छत नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। तो मैंने कहा ये कौन सी कंडीशन हुई तुम्हारी? तो उसने कहा कि नहीं मैम, मुझे नहीं ताने सुनने, मुझे नहीं बर्दाश्त होगा कि कोई मुझसे मेरे साथ कोई जोर जबरी करे। तो लड़कियों के अंदर मतलब एक तरह का रिलेशनशिप का इंटॉलरेंस बहुत बढ़ा है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के अंदर और ये जहां बात पर कोई लड़कियां टिप्पणी काफी मैम? बदल चुकी हैं, लड़के बदलना नहीं चाह रहे या नहीं बदले हैं, या परिवार के लोग उनको उस तरह नहीं पाल रहे हैं जिसमें कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ के वो भी सहयोग करे रिश्ते को चलाने में। एक तरफा तो कोई रिश्ता नहीं चलता है ना, इसलिए भी थोड़ा जी सा ठीक है, निश्चित तौर ठीक है पर पवन, आई थिंक कुछ गॉट योर पॉइंट मैम, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। पवन, छोटी सी टिप्पणी, क्विक। सर मैं बस केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आज के टाइम पर कोई ये बोले कि लॉ का मिसयूज नहीं हो रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि वो फिर सोसाइटी के जो चल रहा है उससे बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट है, क्योंकि लॉ का मिसयूज हो रहा है और हर एक लॉ का मिसयूज हो रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रेप अगर है तो उसकी लॉ का मिसयूज नहीं हो रहा है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक केस था जहां पर एक महिला ने लगातार 3 महीने में 3 रेप के केस और पॉक्सो के केस लगाए किन्हीं एजेंट्स के साथ में मिलके और अपनी मौसी के साथ में मिलके 3 महीने में 3 लगातार केस विद इन 3 डिफरेंट पुलिस स्टेशन। तो लॉ का मिसयूज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लॉ को अमेंड करें, उस लॉ को चेंज करें। जैसे SC/ST एक्ट में भी बहुत सारा मिसयूज हुआ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस लॉ में अमेंडमेंट किया जाए। हाँ, ये जरूर है, हमें जो जरूरत है आज वो ये है कि अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो उसमें हमें लगाम कसने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति मिसयूज करता है और ये पाया जाता है अगर आफ्टर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लॉ का मिसयूज हुआ है, तो इक्वल स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, जो पनिशमेंट है जो सामने वाले व्यक्ति को मिलनी थी, जो दूसरे व्यक्ति को मिलनी थी, वो उस व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए। ऐसी कुछ पार्लियामेंट अमेंड करे या ऐसे कोई जजमेंट्स आए तो ही शायद इसमें कुछ सुधार हो सकता है। ठीक है, अब एट लास्ट एक सवाल था मेरे पास में, हटा दे और जी ठीक है, क्योंकि समय बिल्कुल कम रह गया। आभा जी के पास ये सवाल लेकर जाता हूं, जिस मुद्दे पे पूरी ये बहस थी उसी पे इसको अंत ले जाके करेंगे। आभा मैम, प्रीनेप्शियल एग्रीमेंट्स, मतलब दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं बस एक लाइन में कि ऐसे एग्रीमेंट जो शादी के पहले ही हो जाते हैं, जिसमें तय हो जाता है कि अगर आगे चल के शादी टूटी तो किस तरह से एलिमनी होगी, क्या संपत्ति का बंटवारा होगा। विदेशों में, कुछ देशों में ये है इस तरह के कानून, लेकिन भारत में नहीं है। क्या अब इसे भारत में, पहला तो सवाल ये कि क्या भारत में इसकी संभावना है? मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी तो कहीं हाँ कुछ ना टाइप जवाब मिले मुझे इंटरनेट पे। और दूसरा कि क्या अब इसे लाने का वक्त आ गया, ये ज़्यादा बेहतर होगा और सिस्टम को ज़्यादा अच्छा करेगा? बिल्कुल, प्रीनप का समय भारत में आ गया है, क्योंकि डिवोर्सेज आप देखिए ये अर्बन फिनोमिनन है। पढ़ी लिखे शहर में मतलब महिलाएं कर रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं, विलेजेस में आज भी नहीं हो रहा है। तो जो और प्रॉपर्टी डिवीजन की जो इश्यूज हैं, क्योंकि बच्चों को क्या एसेट्स मिलेंगे, विमेन क्या लेके जाएंगी, अगर हम प्रॉपर्टी और मूवेबल इमूवेबल एसेट्स का पहले से ही डिसीजन ले लेंगे प्रीनप में, तो ये जो अगलीनेस है, ये झूठे केस जो कह रहे हैं कि मिसयूज करके FIR करा रहे हैं, वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ये जो डिवोर्स की प्रक्रिया है जो कई साल तक चलती है, ताकि ये होता है कि ना लड़का शादी कर पाता है, ना वाइफ दोबारा कर पाती है, दोनों मूव नहीं कर पाते, ठहर जाते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। सारी अगलीनेस खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही स्पीडी प्रोसेस हो जाएगी। और डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट तो वैसे भी 6 महीने में हो जाता है। तो अगर प्रीनप रहेगा और शादी नहीं चलेगी तो इसको हम बड़े सिंपल वे में बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के खत्म कर सकेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को, हमारी पार्लियामेंट को ये देखना चाहिए, WCD मिनिस्ट्री को ये एक लॉ कमीशन को प्रपोजल भेजना चाहिए। प्रीनप जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा होगा, उतना बच्चों के लिए अच्छा होगा कि उनको माँ बाप से मिलने का, दोनों को बच्चे मिल सकेंगे। क्योंकि ये सही है, मदर्स पूरी कोशिश करती हैं कि फादर बच्चों से ना मिले जब तक कि उनको मेंटेनेंस ना मिल जाए, उनको उनका हर्जाना ना मिल जाए। तो ये जो बच्चे टग ऑफ वॉर में एक मुद्दा बन जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं पूरे आपके इस आज शो से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई सरकार के सुन रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन सुन रहे हैं, कि प्रीनप इज द नीड ऑफ द आवर। अगर हम चाहते हैं कि शादियों में जो है सही ढंग से चले, और लोग जो भड़काते भी हैं कि शादी टूटे, मुझे लगता है प्रीनप होने के बाद शादियां कम टूटेंगी, क्योंकि ये लालच नहीं रहेगी कि हमको हस्बैंड से इतना पैसा लेना है, नहीं लेना है। जैसे आप कह रहे हैं कि फॉल्स केस, रेप केस लगा के वो एलिमनी चाहती हैं, वो 2 करोड़ रुपए चाहती, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा। आपका एग्जिट क्लॉज रहेगा और उस एग्जिट क्लॉज के हिसाब से शादी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो प्रीनप भारत में आना चाहिए, और वो ये पूरा जो ताना बाना है समाज, तलाक और रब एलिमनी, उसके लिए एक ऐसा कानून होगा जो उसमें बेहतर करेगा। जैसा आबा जी ने कहा कि हो सकता है शादियों का टूटना कम हो जाए। तो आज के शो में देखिए कंक्लूड ऐसे ही करता हूं कि आज पहली बात तो एक यहाँ पर मैं बात बोल दूं कि ना ये किसी के पक्ष में था, ना किसी के विपक्ष में था, ना किसी को हाईलाइट करने के लिए था, ना किसी को डिग्रेड करने के लिए था। बिल्कुल सबने जो विचार यहाँ पर रखे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है समाज के एक बहुत बड़े तबके को। सबकी बातें अपनी जगह
बिल्कुल सही हैं। किसी ने कोई लाग लपेट के साथ या गलत बात या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने वाली बात यहाँ नहीं की है। इस समाज का एक खरा सच है जिसका आईना सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत पोजीशन में दिखाया है। अब सामाजिक रिश्ते हैं और ये शादी का जो पूरा हमारा आधार खड़ा हुआ है, एक शादी के ऊपर बहुत सारे कोर्ट फैसलों में कहा गया है कि भाई समाज का जो पूरा ताना बाना है और हमारी भारतीय व्यवस्था इवन कानून तक का आधार है वो एक मैरिज है। मैरिज और उसको बड़ा ही अच्छे और बड़े शब्दों में उसे डिस्क्राइब किया है। तो उसकी सेंटिटी रखना हमारे लिए भी ज़रूरी है, कानून के लिए भी ज़रूरी है। अब आगे बदलते वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन उस पर बात करना ज़रूरी है और किस तरीके से उन चीज़ों को सही तरीके से अंजाम पर पहुंचाया जाए, कानून के रास्ते ही सही, वो देखना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार।